सुंदस जी, मेरा नाम बाबर है और मैं आपकी भाभी का कजिन बल्कि भाई हूँ। फिर इसने अपना हाथ आगे किया और बोला, हाय सुंदस, मुझे इस लड़के के बात करने और हाथ आगे बढ़ाने का अंदाज बहुत बुरा लगा। मैं इसे नज़रअंदाज करते हुए ख्वातीन के पास जा बैठी और उनके साथ मिलकर गीत गाने और तालियां बजाने लगी। कुछ ही देर बाद एक खादमा वहां आई और बोली, तमाम लेडीज बाहर लाने आ जाएं क्योंकि वहां खाना लग गया है। खाने का नाम सुनते ही ख्वातीन में भगदड़ सी मुझ गई और वो उठकर तेजी के साथ लान की तरफ जाने लगी, जबकि मैं वहीं बैठी रही और रश कम होने का इंतजार करने लगी। जब ख्वातीन का रश कुछ कम हुआ तो मैं अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। दरवाजे पर फिर वही लड़का मिल गया। मुझे देखते ही कहने लगा, ओह, मैं आप ही को लेने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया। कमरे से लान तक वो मेरे कान खाता रहा, लेकिन मैंने बहुत पहले ही तय कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी सूरत में किसी अजनबी बंदे को कोई लिफ्ट नहीं दूंगी। वो लड़का बाहर लान तक मेरे साथ आया और उसने मुझसे बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बेसूद। उधर मैंने इसके साथ बड़ा ही सर्द रवैया रखा, लेकिन वो एक अजीब ढीठ हड्डी था कि लान तक मेरे साथ साथ चलता रहा। जैसे ही हम लाने दाखिल हुए, माजिद अंकल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, नवाज जी, सर्विस तेज करवाओ। मैं उनकी बात सुनी करते हुए अम्मा के पास चली गई, जहां अम्मा दूसरी ख्वातीन के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उन्होंने मुझे अपने पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मैं वहां बैठ गई, जबकि वो खाने के साथ साथ ख्वातीन से बातें भी करती जा रही थी। अम्मा की दूसरी तरफ उज़्मा सरमद भी बैठी हुई थी और हस्ब मामूल उनकी अम्मा के साथ किसी बात पर बहस हो रही थी। वो अम्मा से मुखातिब होकर कह रही थी, नीलो जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अम्मा कहने लगे, जी फरमाई, कौन सी बात आपकी समझ शरीफ में नहीं आई? तो वो कहने लगे, जब आप लोगों ने शादी से एक रात कबल यहाँ स्टेज करना था तो फिर आप लोगों ने अलग अलग से मेहंदी क्यों रखी है? और कहने लगे, किस्म से अगर आज दोनों की इकट्ठी मेहंदी होती तो कितना मजा आता। फिर इसने अम्मा की तरफ देखा और बोली, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने नीलो बाजी। अम्मा कहने लगे, जवाब किया देना। पहली बात तो ये कि कार्ड छुपाते वक्त तक हमारा प्रोग्राम ये था कि हम शादी वाले दिन सुबह सुबह घर से निकलेंगे और फिर रात गए तक वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर ऐन वक्त पर माजिद ने इसरार किया कि इसके यहाँ एक रात ठहरा जाए, क्योंकि इसके ख्याल में सुंदस के प्रोग्राम के मुताबिक अमल हुआ तो बाराती समेत सब लोग थक कर चूर हो जाएंगे और शादी को ठीक से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए चंदा पब्लिक के पुरजोर इसरार पर हम लोग यहाँ एक रात रुकने पर मजबूर हुए। उज़्मा कहने लगे, तो क्या हुआ? आप फिर भी मेहंदी का प्रोग्राम इकट्ठा कर सकते थे। उनकी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गिलास में पानी भरने का कहा और मैंने जल्दी से उनके गिलास में पानी भरा। अम्मा ने गिलास को अपने होंठों के साथ लगाया और पानी का एक बड़ा सा झूंड भरा। फिर उन्होंने उज़्मा की तरफ देखा और बोले, सॉरी यार, गिले में रोटी का नवाला फंस गया था। और फिर एक लंबी सांस भर के बोले, जो बात तुमने कही है ना उज़्मा, ये बात सुंदस के भी दिमाग में आई थी, लेकिन तुमको तो अपने भाईजान का पता है कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया। चुनांचे ये तजवीज़ सुनकर वो कहने लगे कि मैं अपने ऑफिस वालों और सब अजीज़ व अकारिब को मेहंदी के कार्ड वगैरह दे चुका हूँ। और दूसरी और असल बात यह है कि मियाँ साहिब का कहना था कि इस तरह के मखलूत फंक्शन उन्हें हरगिज़ पसंद नहीं है। अम्मा की बात सुनकर उज़्मा हंस पड़ी और बोले, रहने दे बाजी, अपने चाहा ही नहीं होगा, वरना मियाँ जी की क्या मजाल है। और उससे पहले कि अम्मा इस बात का कोई जवाब देती, उज़्मा की बात पर लेडीज़ का एक फरमाइशी कहा पड़ा और बात आई गई हो गई। खाना खाने के बाद सब लोग, खासकर लेडीज़, वहीं ला में ही बैठ गईं और नीचे घास पर दुरी बिछवाकर वहां ढोलक रख ली गई और एक बार फिर से शादी के गीत शुरू हो गए। मैंने कुछ देर तो उनका साथ दिया, फिर मुझे पेशाब की हाजत महसूस हुई और मैं वहां से उठकर अंदर रूम की तरफ चल पड़ी। देखा तो वहां पहले ही से कोई घुसा हुआ था। मैं गैलरी में इस इंतजार में खड़ी हो गई कि जूं ही वाशरूम फारिग हो तो मैं जाऊं। इतने में क्या देखती हूं कि वही ढीठ लड़का मेरे पास आकर खड़ा हुआ और उधर उधर देखते हुए बोला, आप किसको तलाश कर रही हैं? मैंने इसका कोई जवाब न दिया और खामोश खड़ी रही। फिर इस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुंदस जी प्लीज, आप मुझे गलत ना समझी। मैं बस आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने बज़ाहिर फर्श पर देखते हुए कहा, जलील आदमी को ठीक से लड़की पिटनी भी नहीं आती। पता नहीं कैसे इसने मेरी दिल की बात सुन ली और कहने लगा, सुंदस जी, आप यकीन करें, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो फिर कहने लगा, यकीन करें सुंदस जी, खुद मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां फुरती हैं।
अभी इसने इतना ही कहा था कि सामने कमरे वाले वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अदनान बाहर निकल आया। जैसे ही अदनान वॉशरूम से बाहर आया, मैंने इस लड़के जिसने अपना नाम दोस्त नवाज बताया था की बात का कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ी और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब मैं फारिग होकर बाहर निकली तो देखा कि वही लड़का अदनान के साथ खड़ा बातें कर रहा था। मुझे देखते ही वो लड़का वहां से 9-2-11 हो गया और अब अकेला अदनान ही वहां खड़ा रह गया था। पता नहीं क्यों अदनान को देखकर एकदम मेरे अंदर की तरफ भड़क उठी और एकदम से ही मेरी प्यास ने सर उठाया और उसके साथ ही कुछ कुछ होने लगा। मैं अदनान के पास पहुंच गई और उससे पहले कि मैं इससे कुछ कहती वो मुझसे कहने लगा, बीबी जी आपको एक बात बताऊं। मैंने इससे कहा, बोलो जनाब। तो वो कहने लगा, आपको पता है कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था कौन है? मैंने नफी में सर हिला दिया। तो वो मुझसे कहने लगा, बीबी जी ये लड़का एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता बेटा है। इसकी बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, इकलौता हो या खोता मुझे इससे किया। मैं तो इतना जानती हूँ कि ये सुबह से अलिफाव ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बात सुनकर अदनान कहने लगा, बीबी कोई भी अलिफाव ही किसी के पीछे नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, दफा कर अदनान। फिर मैंने गैलरी में इधर उधर देखा और उसको कमरे के अंदर आने को कहा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ मैंने कहा, अदनान आज रात फिर तुमने मुझसे मिलना है। मेरी हरकत देखकर और मेरी बात सुनकर अदनान कुछ घबरा सा गया। इसने मेरा हाथ छुड़ाया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो सुंदस? और बोला, यहाँ कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। फिर कहने लगा, बीबी जी इस अनजान जगह पर हम कैसे मिल सकते हैं? मैंने कहा, ये अनजान जगह नहीं है और तुमने मुझसे ज़रूर मिलना है। तो वो मेरे आगे हथियार डालते हुए बोला, एक तो तुम बच्चों की तरह हर बात में बड़ी जिद करती हो। फिर बोला, लेकिन इस दफ़ा तुमने मुझे बताना है कि मैंने तुम्हारे साथ कहाँ जाना है। कुछ देर बाद में भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और लान की तरफ बढ़ने लगी। अचानक एक खूबसूरत सी खातून ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोली, कैसी हो सुंदस? मैंने इसकी तरफ देखा लेकिन पहचान न पाई। ताहम मैंने बड़ी खुश इखलाकी से इसकी बातों का जवाब दिया और फिर इस खातून से एक्सक्यूज करते हुए अम्मा की तरफ चली गई, जहां अम्मा एक अजनबी खातून के साथ बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थीं। जैसे ही मैं वहां पहुंची अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुंदस बेटी खाला को सलाम करो। मैंने इस खातून को बड़े अदब से सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। वो दोनों बातें कर रही थीं कि मुझे उज़्मा बाजी ने आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया और बड़े मानी खेज लहजे में कहने लगे, कैसी लगी मैडम? मैंने उज़्मा बाजी की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, क्या मतलब है जी आपकी बात का? तो वो हंसते हुए बोले, अभी पता चल जाएगा बच्चा, और चुप हो गई। अब मेरे दिल में इस बात की खदबद शुरू हो गई कि ये माजरा किया है, लेकिन कुछ समझ में न आया। आखिर लाख मिन्नतों और तरलों के बाद उज़्मा बाजी कहने लगे, जहाँ तक मेरा कयास है ये खातून अपने बेटे के लिए तुम्हारी अम्मा के पास आई है। उज़्मा बाजी की बात सुनकर मैं तो हक्का बका रह गई और हैरत के मारे मेरा मुंह खिले का खुला रह गया। मैं कभी उज़्मा बाजी की तरफ और कभी इस खातून की तरफ देखने लगी। मुझे यूं हैरान होता देखकर उज़्मा बाजी गुनगुनाने लगे, छोड़ बाबुल का घर, तुमको पियाजी के घर एक रोज़ जाना पड़ेगा। उधर मैं बड़ी हैरानी से सोच रही थी कि आखिर ये माजरा किया है। इसी दौरान वो खातून अम्मा के पास से उठकर जाने लगे। एहतरामना अम्मा भी अपनी जगह से उठी और काफ़ी आगे तक इस खातून को छोड़कर आईं। जैसे ही अम्मा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ, मैं उज़्मा बाजी से उठकर अम्मा के पास पहुंच गई और जाते ही अम्मा से पूछने लगी, अम्मा ये खातून कौन थी? मेरी बात सुनते ही अम्मा ने एक नज़र उज़्मा की तरफ देखा और कहने लगे, बड़ी तेज़ है ये औरत, इसके पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, अरे तुम उनको नहीं जानती, ये अपनी शफकत आपा थीं, चाचे मंजूर की बीवी। मैंने उनसे कहा, वो तो ठीक है, पर अम्मा ये बताएं कि ये मोहतरमा आपके पास किया कर रही थी? तब अम्मा अचानक संजीदा हो गईं और मुझसे कहने लगे, देख सुंदस को कि उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन मैंने इधर उधर से सुना है कि ये लोग तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मैंने एकदम अम्मा से कह दिया, अम्मा अभी मैंने पढ़ना है और मैंने अभी से कोई शादी वादी नहीं करनी। वो अम्मा ने मुझे पचकरती हुए कहा, मेरी जान, कौन काफिर तुम्हारी शादी करवा रहा है? अभी तो उन लोगों ने किसी की मरफत सिर्फ इस बात के इशारे दिए हैं, आगे नसीब में हुआ तो तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो जाएगी। अपने रिश्ते की बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी सरसराहट सी शुरू हो गई और मैं ना चाहते हुए भी अपने दूल्हे के बारे में सोचने लगी और दूल्हे से होती हुई बात सुहाग रात तक गई। फिर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि रात को अदनान से मिलना तो है। मैंने ये सोचा और फिर वक्ती तौर पर शांति हो गई। अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि उज़्मा बाजी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी।
वो कह रही थीं, सुंदस हम सब आमिर के ससुराल उसकी दुल्हन से मिलने जा रहे हैं, तुम भी चलो। और मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ चल पड़ी। आमिर भाई के ससुराल का घर वहां से थोड़ा ही दूर था। मैं उज़्मा और 3-4 और ख्वातीन उनके घर चले गए। दुल्हन के घर के बड़े लोग यानी कि इसके माँ बाप और बड़े जाहिर है कि माजिद भाई की कोठी में थे और वो बेचारे अम्मा अब्बा और बारात की खिदमत में जुटे हुए थे। एक एक बंदे से पूछ रहे थे, सर चाय हो जाए, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। उधर अतिया भाभी के घर में इसकी करीबी दोस्त और रिश्तेदार ख्वातीन बैठी हुई थी। मैं ख्वातीन को लिए हुए सीधा हाल में चली गई, जहां दुल्हन दरमियान में और बाकी लड़कियां उसके आसपास बैठी हुई थीं और वो जोर जोर से किसी बात पर हंस रही थी। अतिया भाभी के सामने एक ढोलक भी पड़ी थी, लेकिन इस वक्त वो सब लेडीज ढोलक की बजाय आपस में खुशगुपियां लगा रही थीं। हमारे दाखिल होते ही वहां पर एकदम शोर मच गया। 2-3 लड़कियां अतिया भाभी के सामने खड़ी हो गईं और कहने लगे, कल से पहले आप लोगों का दाखिला इस घर में मना है। ताहम कुछ देर की गुफ्तगू मिन्नत समाजत और बातचीत के बाद वो लड़कियां अतिया भाभी के सामने से हिट गईं और हमें अतिया भाभी के पास बैठने की जगह दी। अभी हम लोग अतिया भाभी से बातें ही कर रहे थे कि चाय का दौर शुरू हो गया। अचानक पता नहीं कहां से वही लड़का नमूदार हुआ और मुझे चाय की प्याली पकड़ाते हुए बोला, कैसी हो सुंदस। इसको यम अपने साथ बेतकल्लुफ होते देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं खुद पर जबर कर गई। इसके हाथ से चाय की प्याली पकड़ने के लिए जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, इसने प्याली देते हुए बड़े ही गैर महसूस तरीके से मेरे अंगूठे के साथ अपना अंगूठा टच किया। मैं इसकी शरारत समझ तो गई, लेकिन मौका ऐसा था कि मैं इसको कोई जवाब ना दे सकती थी, इसलिए खून के घूंट पीकर चुप रही। अतिया भाभी के पास हम काफी देर तक रहे। फिर रात काफी हो गई तो उज़्मा बाजी कहने लगे, अब हमें चलना चाहिए। उन लोगों ने हमें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन हम लोग वहां ना रुके। जब वापस आने लगे तो उनमें 2-3 ख्वातीन और वही लड़का हमें छोड़ने के लिए माजिद भाई की कोठी तक आया। कोठी पहुंचते ही हमारा टोकरा अम्मा के साथ हो गया। वो हमारा ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने हमें अपने अपने कमरों का बताया और सोने की ताकीद करते हुए खुद वहां से चली गईं। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने अपना बैग खोला और रात के पहनने वाले कपड़े निकाल लिए। फिर कपड़े तब्दील करने के लिए जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो वहां ख्वातीन की लंबी कतार को देखकर मैं वहां से बाहर आ गई और कोई और कमरा देखने लगी। लेकिन इत्तेफाक से मैं जिस कमरे में भी झांक कर देखा, इसे हाउसफुल ही पाया। फिर मैं अपने कपड़े हाथ में लिए वहां से आगे चली गई। इस तरह चलते चलते मैं गैलरी के आखिरी सिरे तक पहुंच गई। यहां पहुंचकर मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी और मैं बिला सोचे इसमें घुस गई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें सुर्ख रंग का दबीज सा कालीन बिछा हुआ था। कमरे में 2-3 कुर्सियां और विक्टोरियन स्टाइल के 2 सिंगल सीटर सोफे एक तरफ पड़े थे, जबकि उनके बिल्कुल सामने 2 ट्रिपल सीटर सोफे पड़े थे और दीवारों पर भारी पर्दे लगे हुए थे। मैंने उन पर्दों को हटाकर देखा तो ये खिड़कियां थीं जो बाहर लान की तरफ खुलती थी। कमरे का जायजा लेते हुए मुझे इसकी सेटिंग की बिल्कुल कोई समझ न आई। मैंने एक नज़र कमरे की तरफ देखा और जल्दी से कपड़े तब्दील किए और बाहर निकल आई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते में अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं दोबारा भागती हुई इस कमरे की तरफ चली गई और अब एक नए एंगल से इसका जायजा लेने लगी। मुझे ये कमरा अपने काम के लिए निहायत मुनासिब मालूम हुआ, क्योंकि एक तो ये बरामदे में सबसे आखिर में था जहां लोगों का आना जाना बहुत कम था। दूसरा, इसकी बनावट ऐसी थी कि दौर से किसी को गुमान भी ना होता था कि यहाँ कोई कमरा है। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद मैं अपने कमरे में गई और कपड़ों को रख कर सीधा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। फिर अदनान को एक मखसूस इशारा किया और खुद बाहर खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद अदनान मेरे पास खड़ा था और उधर उधर देखते हुए बज़ाहिर बड़ी नियाजी से पूछ रहा था, कहाँ चलना है। लेकिन मेरी नज़र उसकी पर थी जो इसकी रजामंदी का सबूत दे रही थी। फिर मैंने इसको मतलूबा कमरे की लोकेशन समझाई तो वो कहने लगा, लेकिन वहां तो कोई कमरा नहीं है। मैंने कहा, यही तो बात है, वहां पर एक खुफिया कमरा है। फिर इससे कहा कि वो मुनासिब फासला रख कर मेरे पीछे पीछे आ जाए।